चलो कहाँ तक थे हम लोग? लास्ट क्या लिखवाया था? एक तो सबसे पहले किसने हस्ताक्षर करवाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे? किसने किए थे? शार्दुल सिंह ने। कब किए थे? तारीख नहीं बताई है मैंने, बताई थी क्या? तारीख वैसे आएगी नहीं तुम्हारे, फिर भी याद एक्स्ट्रा ले लो नॉलेज, कोई बात नहीं। देखो शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त, शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए, जबकि धौलपुर के शासक, कौन है धौलपुर का शासक? धौलपुर का शासक कौन था? लिखवाया था उदयभान, पत्ता पलटाया था, देख के बोला। अच्छा देखो, धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। तारीख तुम्हारे नहीं आएगी 101%, 101% कह रहा हूं मैं। तारीख नहीं पूछेगा तुमसे यही पूछेगा पहले किसने किए, लास्ट में किसने किए, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। फिर भी पूछ ले तो मैंने लिखवा दिया है। अब याद रखना तुमको, 7 7 दूनी 14, ठीक है? पर अगस्त एक ये है कि वो है कि उसमें ध्यान रखना थोड़ा सा। कंप्लीट। अब देखो, सबसे पहले तो हस्ताक्षर हो रहे हैं फर्स्ट, फिर अंत में हो रहे हैं 14 को। लेकिन 2 रियासतें ऐसी है जिससे हस्ताक्षर नहीं लिए गए, ठीक है? और उन रियासतों को कहते हैं नॉन सैल्यूट रियासतें। कारण यह है कि उन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार भी नहीं था, इसीलिए उनको नॉन सैल्यूट कहा जाता है। अब तोपों की सलामी का कंसेप्ट क्या है, सुनो। कि जैसे ही राजा महाराजा अंग्रेजों के दरबार में आते थे तो उनकी शान में तोपें चलाई जाती थी। 5 तोप, 6 तोप, 10 तोप, 11 तोप। तो वो जो तोपें चलाने की तोपों की जो संख्या थी, उससे उस राजा की औकात का पता लगता कि इतनी तोपें चलाई जाती है। वो राजा आता है, इतनी तोपें चलती है, ठीक है? तो आपके यहाँ पे 2 रियासतें ऐसी है कि उनके आने पर, उनके शासक के आने पर कोई तोप नहीं चलाई जाती थी। तो उन रियासतों को कहते हैं नॉन सैल्यूट रियासतें। आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना है नॉन सैल्यूट रियासतों पे। बन जाएगा तो ये क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। तो 2 रियासतें ऐसी है जो नॉन सैल्यूट थी, उनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, इसीलिए उनसे हस्ताक्षर नहीं करवाए गए। लिखो 2 रियासतें। पहली शाहपुरा और दूसरी किशनगढ़। 2 रियासतें, पहली शाहपुरा और दूसरी किशनगढ़। ये शाहपुरा कौन सा है? तो भीलवाड़ा वाला है, ठीक है? एक शाहपुरा और है, कहाँ पे? जयपुर में, है कि नहीं है? जयपुर वाला शाहपुरा है क्या? ये वो नहीं है, ये भीलवाड़ा वाला शाहपुरा है। तो 2 रियासतें हैं, पहली शाहपुरा, दूसरी किशनगढ़। इनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर, इनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर नहीं करवाए गए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर नहीं करवाए गए क्योंकि यह दोनों रियासतें नॉन सैल्यूट, क्योंकि यह दोनों रियासतें नॉन सैल्यूट रियासतें थी, नॉन सैल्यूट रियासतें थी। अर्थात इनके शासकों को
अर्थात इनके शासकों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। इनके शासकों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है, हैं? छोटे से थे, औकात ज्यादा बड़ी थी, इसलिए क्या तोपों की सलामी देना है इनको, ये वाली बात, ऐसा और कोई कारण नहीं था। ठीक है, ये तोपें जो चलती थी ये राजा की औकात बताती थी कि इसमें इतना वजन है, मतलब ये शासक आएगा। देखो किस राजा की कितनी वैल्यू है ये उस समय के दौरान में। फॉर एग्जाम्पल आप समझो यार कि आप ज़्यादा पैसा दोगे तो क्रिकेट मैच देखने के लिए सबसे आगे बैठोगे कि नहीं बैठोगे? क्यों? आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो। ठीक है, या आप किसी जिले के कलेक्टर हो और आप मैच देखने गए तो आप वीआईपी हो कि नहीं हो? वीआईपी हो तो आपको आगे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ऐसा ही था यहाँ पे भी। वो आ रहा है तो उसकी शान में इतनी तोपें चल रही है, वो आ रहा है तो उसकी शान में इतनी तोपें चल रही है, और वो तोपों की संख्या से ये पता लगाते थे कौन सा शासक आ गया। और जो दो राजा चुपचाप आके बैठ जाते थे वो ये दोनों थे। ठीक है, क्योंकि ये जब आते थे तो कोई तोप नहीं चलाई जाती थी। क्यों? छोटी रियासतें थी, पैसा नहीं होगा, कोई इतिहास नहीं है बड़ा इनका। शाहपुरा का क्या इतिहास है? कोई इतिहास है क्या? किशनगढ़ का क्या इतिहास है? तो बड़ी ठणी के अलावा किशनगढ़ में है क्या कि भाई उदय सिंह के बेटे, मोटा राजा उदय सिंह के बेटे किशन सिंह ने किशनगढ़ रियासत की स्थापना की, जो कि राठौड़ों की सत्ता का तीसरा केंद्र है। ओके, गोंदेलाव झील के किनारे स्थापना कर दी। ठीक, इसके वंश में एक शासक पैदा होता है जो कि कृष्ण का भक्त है और उसको सावन सिंह और नागरी दास कहते हैं। उसके एक चित्रकार ने बड़ी ठणी का चित्र बनाया। इसके अलावा किशनगढ़ में है क्या? है क्या? कुछ नहीं है। तो बस इतिहास बड़ा नहीं है। इसकी जगह महाराणा या मेवाड़ के शासकों को देखो, बप्पा रावल से खींच के चल रहे हैं, तो लगभग आप समझो कि जब तक भूपाल सिंह जी तक, शार्दुल से भूपाल सिंह जी तक चला कि नहीं चला। इतिहास देखो, बप्पा रावल से एक सूरमा पैदा हो रहा है। बप्पा रावल हो गए, अलहट हो गया, ठीक है, उसके बाद जैत्र सिंह हो गया, उसके बाद हमीर हो गया, ठीक है, रतन सिंह हो गया, कुंभकर्ण हो गया जिसने नेपाल में स्थापना करी इस सिसोदिया राजवंश की, सांगा हो गए, उदय सिंह हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, राज सिंह हो गए, कर्ण सिंह हो गए। ठीक है, इतने शासक है। और लास्ट में आप देखो कि हमारे भूपाल सिंह हुए। तो जब एक श्रृंखला है पूरे वीर राजाओं की जिनका अपना इतिहास है। बप्पा रावल का इतिहास है कि बप्पा रावल ने मेवाड़ के भीलों के साथ मिल के उसको मोहम्मद बिन कासिब को यहाँ से भगा दिया था तेहरान तक, ईरान तक या बगदाद तक, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो इसका बप्पा रावल का एक इतिहास है, अलहट का इतिहास है अपना। एक शासक इंपॉर्टेंट है तो उसका इतिहास है। स्वाभाविक है कि वो लोग आएंगे तो उनकी वैल्यू ज़्यादा है। या फिर कछुआओं को देख लो, मान सिंह है, मान सिंह के नाम से यूँ कहते हैं अफगानिस्तान के कबीले कांपते थे कि मान सिंह जब अकबर की तरफ से युद्ध करने जाता था तो मान सिंह के नाम से अफगानिस्तान के कबीले क्या करते थे? कांपते थे। अरे यार मान सिंह आ रहा है। और मान सिंह ने ही इतना धन इकट्ठा किया था जो कि जयपुर में महल में ला के रखा गया था फिर, और इसको बाद में हमारे NH 8 को बंद करवा दिया गया सरकार द्वारा, और फिर जो भी है वो। तो आप इतना सारा धन वहाँ पे था, कौन लाया? मान सिंह लाया। मान सिंह के बाद के जितने राजा थे वो लोग लेके आए। या फिर आप बीकानेर को देखो, राय सिंह है, कर्ण सिंह है। तो जहाँ का इतिहास ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो वहाँ की वैल्यू स्वाभाविक ज़्यादा होगी। जोधपुर रियासत है, जयपुर रियासत है, मेवाड़ रियासत है, कोटा रियासत है, बूंदी रियासत है, इनका इतिहास थोड़ा सा अलग है और ज़्यादा गौरवमयी है, तो इनकी ज़्यादा बात की जाती है। तो इनको तोपों की सलामी का अधिकार ज़्यादा था। ये दोनों छोटी छोटी थी इसलिए नहीं था। बस आपको केवल ये याद रखना है किन दोनों से हस्ताक्षर नहीं करवाए गए थे, तो ये दोनों
क्यों नहीं करवाए गए थे? ये नॉन सैल्यूट रियासतें हैं। नॉन सैल्यूट का अर्थ मैंने बता दिया आपको। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे कब? 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे तब। क्योंकि 1857 की क्रांति में क्या हुआ था कि कोटा रियासत में तो उसके सम्मान की कमी की गई थी। कोटा रियासत के सम्मान की कमी की गई। कमी की गई तो क्या किया? उसकी तोपों की संख्या को कम कर दिया। और कोटा पर वापस कब्जा करने के लिए करौली के महाराज मदनपाल ने मदद की थी अंग्रेजों की। तो कोटा की तोपों की संख्या कम करके और करौली की बढ़ा दी थी। ठीक है, तो आपको ये जो तोपों की संख्या है ये हम 1857 की क्रांति में और बताएंगे क्या है। ठीक है, अभी इतना ही नॉन सैल्यूट। पहला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? शार्दुल सिंह जी। कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। शार्दुल का अर्थ क्या होता है? शेर होता है। क्या होता है? पर्यायवाची शेर का। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सबसे बाद में हस्ताक्षर करने वाले उदयभान सिंह जी। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले या नहीं करवाए गए ये दोनों शाहपुरा और किशनगढ़। कंप्लीट। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तुम्हारे। ठीक है, दूसरा लिखो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट का अर्थ क्या था? यथास्थिति प्रपत्र, यही था कि और कुछ था? ठीक है, अब यहां पे यथास्थिति लिखने की आवश्यकता नहीं बार बार। अब यथास्थिति मतलब यह है कि क्या करना है, अपनी एज इट इज रखनी है अपनी स्थिति को। तो ऐसा कोई था नहीं, इसलिए इस प्रपत्र पर किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए। एक लाइन लिखो, इस प्रपत्र पर किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए। ओके, फिर लिखो, अभी तक हमने ये बात की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की। अब बात करते हैं हम कि एकीकरण के दौरान सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, सबसे पुरानी कौन सी थी, सबसे नई कौन सी थी। बाय द वे क्वेश्चन बनता है तो अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, पर बन जाए तो बन भी जाए। देखो पहली लाइन लिखो, एकीकरण के दौरान क्षेत्रफल के आधार पर एकीकरण के दौरान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ या जोधपुर थी। मारवाड़ या जोधपुर थी। मारवाड़ या जोधपुर थी।
ठीक है। हाँ, क्या लिखा है लास्ट में? हाँ, लोगों, एकीकरण के दौरान क्षेत्रफल के आधार पर, एकीकरण के दौरान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ या जोधपुर थी। मारवाड़ या जोधपुर थी, जिसका क्षेत्रफल 45,000 वर्ग किलोमीटर था। लिख दिया बोर्ड पे मैंने, 45,000 वर्ग किलोमीटर था। सबसे छोटी रियासत, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। ठीक है, एक रियासत अपन ने बड़ी देख ली क्षेत्रफल के आधार पर, एक रियासत हमने छोटी देख ली। ये एरिया वाइज है। अब एक आधार और बनता है बड़ी और छोटी का, वो आधार है जनसंख्या का, कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन सी रियासत में थी। तो नेक्स्ट लिखो, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। जयपुर को हम ढूंढाड़ भी बोलते हैं। ठीक है, ढूंढाड़ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? ढूंढ नदी के किनारे स्थापित होने के कारण ढूंढाड़ कहते हैं इसको। ठीक है, अब हमने जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी देखी, फिर लिखो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी रियासत, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। देखो, शाहपुरा दोनों में छोटी है, और जनसंख्या में बड़ी कौन सी? जयपुर है, और क्षेत्रफल में बड़ी कौन सी है? तो मारवाड़ है या जोधपुर है। अभी हमने क्षेत्रफल के आधार पर देख ली और जनसंख्या के आधार पर देख ली। अब हम देखते हैं सबसे पुरानी और सबसे नई रियासत कौन सी है। पहली लाइन लिखो, एकीकरण के दौरान सबसे पुरानी रियासत, एकीकरण के दौरान सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ थी। मेवाड़ थी। और सबसे नवीन रियासत कौन सी है पायल? हाँ, सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। कब हुई थी स्थापना इसकी, झालावाड़ की? लिखो पीछे, इसकी स्थापना लगभग 1838 में की गई। इसकी स्थापना लगभग 1838 में की गई।
झालावाड़ की। झाला मदन सिंह था, झाला मदन सिंह के बेटे को वहाँ का शासक बनाया गया था। झाला, आपने अगर नाम सुना हो तो झालावाड़ में कोटा के किले में झाला हवेली है। क्वेश्चन आया भी था झाला हवेली कहाँ पे है, तो कोटा के किले में है। झाला मदन सिंह ने बनाई थी क्योंकि कोटा का सेनापति था झाला मदन सिंह, और उस सेनापति का पावर इतना बढ़ गया था कि वो राजा से भी ज़्यादा तेज हो गया था। तो आखिरकार अंग्रेजों ने मध्यस्थता करके और झालावाड़ को एक नई रियासत बनाया और मदन सिंह के बेटे को वहाँ का शासक बनाया। वहाँ उस समय से झालावाड़ नई रियासत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। भारत संघ से अलग रहने की, भारत संघ से अलग रहने की प्रमुख दो शर्तें थी। प्रमुख दो शर्तें थी। पहली शर्त, ऐसी रियासत जिसकी वार्षिक आय जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ या उससे अधिक थी। 1 करोड़ या उससे अधिक थी, तथा उस रियासत की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक थी। 10 लाख या उससे अधिक थी। अब ये समझ लो, अंग्रेजों ने एक लाइन डाल दी थी कि वो रियासत हिंदुस्तान से अलग रह सकती है जो इन दो शर्तों को पूरा करे। पहली, वार्षिक आय 1 करोड़ या उससे अधिक हो। दूसरी शर्त यह है कि जनसंख्या जिसकी 10 लाख या उससे अधिक हो। अब इन दोनों शर्तों को केवल 4 रियासतें पूरा करती थी, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। ठीक है, मतलब अगर जोधपुर चाहे, जयपुर चाहे, बीकानेर चाहे या उदयपुर चाहे, ये 4 रियासतें ऐसी थी जो हिंदुस्तान या राजस्थान से अलग एक अपना मुकाम बना सकती थी। ठीक है, केवल ये 4 रियासतें। उसमें से जोधपुर वाले ने फुल कोशिश की थी जाने के लिए, जयपुर वाले ने ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारे, बीकानेर वाले ने भी नहीं मारे, केवल ये तो चाहता था कि लुहारू कस्बा जो है वो मुझे मिल जाए। और उदयपुर वाले ने तो कह दिया था कि हिंदुस्तान में रहना है या पाकिस्तान में जाना है, इसका फैसला करने की आवश्यकता मुझे नहीं है, मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज करके गए हैं। ठीक है, लिखो, यह 4 रियासतें निम्न थी: जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर ठीक है, फिर लिखो, आजादी के दौरान भरतपुर एकमात्र रियासत थी। भरतपुर एकमात्र रियासत थी जिसने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। जिसने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था तथा भरतपुर रियासत धौलपुर के साथ मिलकर यूपी में मिलना चाहती थी।
यूपी, किंतु किंतु जनमत संग्रह द्वारा निर्धारित किया गया कि जनमत संग्रह द्वारा निर्धारित किया गया कि यह दोनों राजस्थान में मिलाई जाएगी। देखो, दो रियासतें हैं, एक तो धौलपुर है, एक भरतपुर है। दोनों का जो कल्चर है वो यूपी से टच है। ठीक है, आप देखना दोनों का बॉर्डर भी यूपी को लगता है। तो दोनों की रियासतों के जो प्रमुख नेता थे वो चाहते थे कि इन दोनों रियासतों को कहाँ मिला लिया जाए, यूपी में मिलाया जाए, राजस्थान में नहीं मिलाया जाए, क्योंकि ये जो भौगोलिक रूप से भी यूपी के साथ में है और कल्चर के उस क्षेत्र में भी यूपी से ज़्यादा लगाव था इनका। लेकिन आखिरकार इनकी जनता से जनमत संग्रह करवाया गया और जनमत संग्रह में ये निकल के आया कि ये दोनों रियासतें कहाँ मिलेगी, राजस्थान में ही मिलेगी। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, एकीकरण के दौरान कौन कौन सी रियासत में जनमत संग्रह करवाया गया था, ये दोनों आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो, एकीकरण के दौरान राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश था। एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश था। ठीक है, एक लाइन देखो, ये जो स्थिति है ये आजादी के बाद की। किसकी है? आजादी के बाद की। लेकिन आजादी से पहले राजपूताना में 22 रियासतें थी। क्वेश्चन आ जाएगा, कितनी आजादी से पहले कितनी थी? 22 थी। एक लाइन लिखो, किंतु यह स्थिति आजादी के बाद थी। यह स्थिति आजादी के बाद थी। आजादी से पहले राजपूताना में लगभग 22 रियासतें थी। कितनी थी? 22। ठीक है, ये फैक्ट आ जाएगा तो लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हमने 19 तो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन 19 के अलावा ये 19 जो है ये कब की स्थिति है? ये आज़ादी के बाद की स्थिति। लेकिन आज़ादी से जस्ट पहले कितनी थी? तो 22 थी। अब 22 में आपको ये तो पूछ लेगा, 22 थी तो 22 तो फैक्ट है, लेकिन आपसे ये पूछ लेगा कि अगर 22 में 3 और कौन सी थी, तो 3 रियासतें ये थी, एक तो ईडर थी, एक विजयनगर थी और एक दांता थी। ठीक है, लिखो, दूसरी तीन रियासतें निम्न थी। पहली ईडर, दूसरी विजयनगर, और तीसरी दांता। बोर्ड पे लिखा है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत कम लोग करेंगे इसको। ठीक है, और जो करेंगे उनमें तुम शुमार होगे। देखो, स्पेशल लोग कोई स्पेशल काम नहीं करते हैं, वो हर काम को स्पेशल तरीके से करते हैं। ठीक है ना? किसका कथन है? शिव खेड़ा का है। किसका है? शिव खेड़ा। ठीक है, एक इसकी बुक है
कौन सी? हाँ, वो भी है, एक और है, जीत आपकी। अगर आपके व्यक्तित्व में आपको बदलाव लाना है तो आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप आम से खास बन सकते हो। आम देखो, हर जगह क्या होता है याद है, वैरायटी बिकती है, क्वालिटी बिकती है। ग्रास रूट लेवल से देख लो टॉप लेवल तक। अभी सीजन मान लिया भिंडी का है और करेला मार्केट में आया तो करेला ज़्यादा भाव में बिकेगा। ये ग्रास रूट लेवल की बात है। आप इसी से अप जा सकते हो और लास्ट तक ओवरऑल चलता क्या है तो क्वालिटी चलती है। इसीलिए, और क्वालिटी देखो, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, इंटेलिजेंट, कुछ लोग होते हैं, विवेकानंद सब थोड़ी है। लेकिन उस कमी को आप सतत प्रयास या लगातार प्रयास से दूर कर सकते हो और आप अपने व्यक्तित्व में दिन प्रतिदिन निखार ला सकते हो, दिन प्रतिदिन निखार ला सकते हो। तो अपने आप को अप से अप करते रहो। कैसे कैसे हो सकता है? बुक्स पढ़ो, किताबें पढ़ पढ़ के। ठीक है ना? मैं भी कुछ नहीं जानता था, कुछ भी नहीं, अब भी कुछ नहीं जानता हूं मैं, पर उस कुछ नहीं में और इस कुछ नहीं में थोड़ा बहुत है। ठीक है, अगर यूँ कोई कहते हैं कि मैं, देखो, कोई यूँ नहीं कहता मैं लेक्चरर हूँ, मैं इस विषय का अध्यापक हूँ या इस विषय को मैं पढ़ाता हूँ, तो वो बेवकूफ़ है। हमेशा उसको कहना चाहिए मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ। क्योंकि इतिहास मान लिया, मैं इतिहास को पढ़ाता हूँ, इसका मतलब क्या मैं इतिहास पूरा जानता हूँ? क्या सीख ही रहा हूँ इतिहास? तो मैं आजीवन विद्यार्थी रहूँगा इसका। अपने आप को अपग्रेड करते रहो। ठीक है, और वो केवल कैसे आएगा? तो बुक्स से आएगा या अच्छे अच्छे अध्यापकों से पढ़ोगे। अब अच्छा कौन? जो सफलता दिला दे वो अच्छा। अच्छे का कोई पैमाना नहीं है कि अच्छा इतने डिग्री वाला होना चाहिए, या हाँ उसको नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज उसी समय होगा जब उसने भी उसको क्लियर किया होगा, है ना? नॉन क्लियर तो नॉलेजेबल होता तो वैसे ही क्लियर कर लेता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कहाँ पे बिताओगे? तो बुक्स में बिताओ, बुक्स को पढ़ो। ठीक है, क्योंकि बुक्स, मैंने कई बार बोला है तुमको, सबसे अच्छा मित्र होता है, सबसे अच्छा मित्र। एक तो ध्यान नहीं भटकाता है अपना, क्योंकि आप जब आपका दिमाग उस किताब के अंदर है तो शायद इधर उधर नहीं जाएगा। और आपने अगर किसी बुक को पढ़ाई है तो कुछ न कुछ आप उससे, देखो, आप राशन कार्ड को भी पढ़ लो तो भी आपको उस घर की जानकारी मिल जाती है। पढ़ने की आदत डालो। अगर आप किसी घर गए और आपने राशन कार्ड पढ़ लिया वहाँ का, तो भी आपको ये चीज़ तो पता लग जाएगी कि इस घर में कितने सदस्य हैं, किसकी उम्र क्या है, अप्रोक्स भले ही कम ज़्यादा हो, पर उम्र पता लग ही जाएगी। ठीक है, तो राशन कार्ड से भी उसके घर की जानकारी तो मिल सकती है। ये जानकारी मिल सकती है कि राशन कार्ड जारी कौन सा विभाग करता है, ये जानकारी तो मिल ही सकती है आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, एक चीज़ और, बोलो उतना, उससे 2 गुना सुन लो। इसीलिए तो ऊपर वाले ने एक मुंह और 2 कान दिए हैं कि आपको कितना सुनना है, जितना बोलते हो उससे 2 गुना सुनना है। ठीक है, 2 मुंह देता तो प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे ही रोटी की समस्या है ना, और ज़्यादा हो जाती है उस समस्या का। ठीक है, इसीलिए आपको
ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, मंथन करना है। तुमने संपादकीय पढ़ना आई थिंक चालू कर दिया होगा, आई थिंक ऐसा मेरा सोचना है। चालू किया कि वक्त नहीं मिल रहा है अभी भी? कोई बात, निकालो वक्त धीरे धीरे। आज के पेपर में भी कुछ है, क्या है आज के पेपर में? करंट में क्या है? पढ़ा किसी ने पत्रिका? पढ़ा? कुछ है, मैंने भी पढ़ा है, पर मैं दिमाग से निकल रहा। आज भी था, कल भी था, आज भी है कुछ न कल भी था। ठीक है, अनुच्छेद याद रखना उसका तो बस। और मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो गए, वो भी ठीक है। एक कल था अखबार में कि पत्रकारिता में भारत का रैंकिंग, कल के अखबार में था आई थिंक, पत्रकारिता में या आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच आप टॉपिक नोट कर लो, मे बी पॉसिबल तुम्हारे इसमें निबंध आ सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। तो बोलने की स्वतंत्रता में जो पत्र पत्रिकाओं में हिंदुस्तान का कौन सा स्थान है, ये बात शायद कल के अखबार में थी, मैंने पढ़ी थी। ठीक है, वो स्थान तो मुझे याद नहीं रहा, बट आप लोग ध्यान रखना कि वो इंडेक्स आपको याद होना चाहिए, या एक उस पे टॉप देश कौन सा है और भारत का कौन सा स्थान है और लास्ट कौन सा है, वो आपको याद होना चाहिए। ये तो कल के अखबार में था। आप लोगों ने अगर आस्थान पत्रिका कल पढ़ा हो तो आज का भी पढ़ा है, आज में भी कुछ है। हाँ, और भी कुछ है, और भी कुछ अच्छा है जो क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, पर मैंने उसको मिस कर रहा हूँ। मैं अभी मॉर्निंग में पढ़ा था मैंने, बट अभी मिस कर रहा हूँ मैं उसको। एनीवे, घर जाके तुम लोग देखना कि पत्रिका क्या कह रही है या भास्कर क्या कह रहा है। आपको करंट यहीं से तैयार करना है, आपको कहीं से कोई लेके आने की आवश्यकता नहीं है, इनसे तैयार हो जाएगा। और ये क्या थोड़ा थोड़ा रोज तैयार होगा ना, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, एक देखो, 2 रजिस्टर लेना। पहले मैंने तुमको कागज का बोला था, कागज आई थिंक तुम लोगों ने बना दिए होंगे, है ना, मुझे लग रहा है बना दिए होंगे तुम लोगों ने। और अब मैं कह रहा हूं तुमको 2 रजिस्टर लेना। ठीक है, 2 रजिस्टर काई के? तो करंट के। एक रजिस्टर को 3 भागों में डिवाइड करना, या एक को 2 भागों में डिवाइड कर दो, या 3 में भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान, भारत और वर्ल्ड। ठीक है, और दूसरा जो रजिस्टर है उसको 2 भागों में डिवाइड करो, विज्ञान और खेलकूद। समझ में आ रही है? एक रजिस्टर को 3 भागों में डिवाइड किया आपने, कैसे? सबसे आगे तो आपने राजस्थान का जीके लिखा है, फिर उसको बीच में से भारत का जीके लिख रहे हो आप, और फिर उसको पीछे से विश्व का जीके लिख रहे हो आप। ये करंट हो गया तीनों का। और दूसरा रजिस्टर लिया जो स्टार्ट से, तो आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और अंत में उसको लिखो खेल। आगे समझ में? ये खेल आपके 30 नंबर का अलग से भी है मेंस में, और करंट में भी आएगा। देखो, तैयारी एक प्रॉपर तरीके से करो। तुम, मुझे पता है तुम में से आधे ही बनाएंगे इन रजिस्टरों को, आधे ही बनाएंगे, और उसमें से ही आधे ही इसको फुल करेंगे। पर जो करेगा वो आगे जाएगा। जितना इन्वेस्ट करोगे उतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। प्लानिंग होती है, और इसमें आप अगर रोज थोड़ा लिखोगे ना, और रोज थोड़ा पढ़ोगे, तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपका करंट तैयार हो जाएगा। कोचिंगों में क्या करता है, कोई घोल के थोड़ी पिलाता है क्या? वो बस वे बताता है आपको कि इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। आप इसको और मॉडिफाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। कईयों का दिमाग और ज़्यादा चलता होगा, मेरा तो जितना चला उतना मैंने तुमको बता दिया। कईयों का और ज़्यादा चलता हो तो और मॉडिफाइड कर सकते हो, या पूरा का पूरा एक में भी लिख सकते हो, पूरा एक में भी लिख सकते हो। पर उसमें क्या होगा याद है कि किसी एग्जाम में तुम्हारे वर्ल्ड का करंट नहीं है, तो आपको वर्ल्ड छांटना पड़ेगा फिर।
ये वर्ल्ड छोड़ना है मुझे, उसमें प्रॉब्लम आएगी आप लोगों पे। जितनी भी चीजें मैं तुमको बताता हूँ ना, मैंने यहाँ पे प्रयोग कर करके यहाँ तक आया हूँ। ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा होगा, ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा होगा, ठीक है। फिर मैंने एक वन लाइनर चालू कर दिया लिखना, हिस्ट्री के मेरे पास कई हजार वन लाइनर है। फिर मैंने उसको और मॉडिफाई किया कि यार सिंधु घाटी के वन लाइनर एक जगह लिख दिए जाए, ताकि मुझे सिंधु घाटी पढ़नी है सिंधु घाटी आए, आर्य पढ़ने हैं तो आर्य आए। तो फिर मैंने क्या किया, उनको एक एक वन लाइनर में सिंधु घाटी के सारे अलग कर लिए। तो ये क्या चीजें हैं, ये मैंने एक दिन तुमको पहले बोला था कि छोटी छोटी बातों से पूर्णता आती है, और पूर्णता कोई छोटी बात नहीं होती। आपको पूर्ण बनना है। आरएस के अंदर रट्टू तोता नहीं चाहिए। आरएस में रट्टू तोता नहीं चाहिए, वहां चाहिए ब्रिलियंट। ब्रिलियंट बोले तो ऑलराउंडर, हर क्षेत्र में ऑलराउंडर होना चाहिए। हमारे सर कहते थे हमको क्लास में कि एक मेरा रूममेट था, वो पढ़ता ही नहीं था, जब भी मतलब अपने मजे में ही रहता था वो। और जब रैंक आई तो हमारे सर तो वो बने आपके ट्रेजरी ऑफिसर, और वो उसको डीवाईएसपी मिली, मतलब आरपीएस मिला उसको, मतलब वो इतना टॉप गया। तो कई बार क्या होता है कि आपको अपने व्यक्तित्व को निखारना पड़ता है। वहाँ इंटरव्यू में बोला होगा, कुछ पूछा होगा, उस प्रकार का जवाब दिया होगा, ठीक है। तो आपको अपने आप को निखारना है परमानेंट, ठीक है। मैंने कहा एटीट्यूड भी आरएस जैसा होना चाहिए। एटीट्यूड इन द सेंस प्राउड नहीं। कई लोग अगर यूं समझ ले कि एटीट्यूड मतलब प्राउड, ना, घमंड तो उसमें होता है जिसमें अक्ल नहीं होती, ठीक है। घमंड कौन करता है? जिसमें अक्ल नहीं होती। एटीट्यूड इन द सेंस अपने आप दिख के लगना चाहिए कि यार अफसर है ये, और वैसी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी फिर, और पढ़ाई के लिए घंटे निर्धारित है अपने पास, उससे कम बेसी कुछ नहीं। कितने हैं? 16। कितने घंटे? 16 घंटे, ठीक है। 16 घंटे के बाद ही तो गाड़ी मिलेगी लाल बत्ती वाली, ऐसे मिल जाएगी क्या? अरे 16 घंटे पढ़ोगे तो ही तो मिलेगी, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा। वर्दी कब मिलेगी? ऐसे मिलेगी वर्दी, रोब झाड़ने ऐसे ही थोड़ी मिलेगा। अरे वर्दी पहनने के बाद रोब झाड़ोगे, रोब ऐसे ही थोड़ी झाड़ोगे क्या? उसके लिए आपको 16 घंटे पढ़ना है। दीवार पर लिख दो, क्या क्या लिखोगे? हैं? तुम्हारे आवाज में ही दम नहीं है यार। मुझे आरएस बनना है, ये दीवार पर लिख दो। अभी तुमको अपने आप पे संशय है। अरे तुम जो हम हमारे बारे में सोचते हैं, लोग भी हमारे बारे में देर सवेर वही सोचते हैं, क्योंकि हम भी वही सोच रहे हैं, तो दूसरे क्यों सोचेंगे भाई? इसीलिए अभी से आप लिख दो दीवार पे कि मुझे आरएस बनना है, और उस दिशा में चालू हो जाओ। या मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, वर्दी पहननी है। सपने आते हैं तुमको वर्दी के? सपने आते हैं क्या? जिस दिन सपने आने लग जाए उस दिन एक कदम आप आगे बढ़ गए, ये समझना। क्योंकि सपने उसी चीज के आते हैं जिसको हम दिन भर सोचते हैं। सपने लगभग वही चीजें, उन्हीं चीजों के आते हैं जिसको हम दिन भर दिमाग में रखते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं अपने, और वो रात को आते हैं, रात को बाहर आते हैं। जैसे मेरी पूरी फैमिली शादी में है और मैं नहीं गया, तो मुझे रात को शादी के ही सपने आ रहे थे। फिर सवेरे उठा, तब मुझे लगा वास्तव में जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है वही सपने में आता है। तो आपको अगर वर्दी के सपने या लाल बत्ती के सपने नहीं आ रहे हैं, तो अभी आप जी नहीं रहे हो ढंग से, अपने लक्ष्य को जी नहीं रहे हो। लक्ष्य को जीना पड़ता है, लक्ष्य को जीना पड़ता है। जिस दिन लक्ष्य को जियोगे उस दिन अपने आप सपने आएंगे, ठीक है। जिस दिन सपना आए, किसी को वर्दी का या किसी को बत्ती का, मुझे बताना, हाँ साहब मेरे को सपना आया है, ठीक है। उस दिन मुझे लगेगा कि तुम एक कदम आगे बढ़ गए हो। झूठा झूठा मत बोलना, नहीं तो मैं पूछूंगा सपना क्या आया है। चलो नेक्स्ट लिखो, क्या लिखा? ये 3 लिख दिया नाम इनके। लिखो, आजादी के साथ ही
इन 3 रियासतों को आजादी के साथ ही इन 3 रियासतों को कहाँ मिलाया जाएगा? गुजरात था ही नहीं उस समय। यही तो गलती करेंगे हम। मुंबई में मिलाया गया, बंबई में। किसमें मिलाया गया? बंबई में। ठीक है, कारण क्योंकि उस समय गुजरात नहीं था, गुजरात तो बाद में, बंबई को काटा और बंबई के 2 भाग किए, एक भाग बनाया गुजरात, एक भाग बनाया महाराष्ट्र। तो कहाँ मिलाया? बंबई में। क्वेश्चन आएगा और आएगा और पहला ऑप्शन गुजरात ही होगा, और आधे अरे यार इधर गुजरात, विजयनगर गुजरात, दाता गुजरात, गुजरात, खत्म टेंशन। और पहला ऑप्शन क्या आएगा यार? गुजरात आएगा। और उस समय हमको ये रहेगा यार, वो बंबई कैसे हो सकता है यार? बंबई तो बंबई है, हमको यूँ थोड़ी पता है कि महाराष्ट्र और गुजरात मिला के बंबई था पहले। ठीक है, जब राज्य बने तो उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब सुनो, अब आजाद हो गए हम लोग। पहले 22 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 19 रियासतें। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कितनी रियासतें हैं? 19 रियासतें। 3 क्या है? ठिकाने हैं, और एक क्या है? चीफ कमिश्नरी प्रदेश है। 19 रियासतों में आपसे पूछेगा नाम एक, फिर पूछेगा राजा, कौन सी रियासत का राजा कौन सा है। फिर आपको 4 रियासत और 4 राजा देके सुमेलित भी कर सकता है, या बेमेल छांटो भी कर सकता है कि कौन सा राजा किस रियासत का है कि नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। एक, कौन सी रियासत कब विलय हुई? कब में आपसे पूछेगा तारीख। क्या पूछता है? तारीख। तारीख के साथ सन है भाई, हो। कब, किसके साथ, अगर कोई रियासत किसके साथ हुई है तो, किसके साथ, किसके बाद, किसके पहले, ये चीजें इनमें पूछ सकता है। देखो, रियासतों की बात करें हम, नाम पूछेगा आपसे, राजा पूछ सकता है, 4 रियासतें दे देगा, 4 राजा दे देगा, सुमेलित करो, या कोई राजा और रियासत अलग अलग होंगे तो बेमेल छांट दो। फिर पूछेगा आपसे कब विलय हुई, तो कब में आपसे क्या पूछेगा? तारीख पूछेगा, सन पूछेगा। और पूछेगा किसके साथ, मतलब कोई 2 रियासतें एक साथ हुई हो तो, या पहले कौन सी हुई या बाद में कौन सी हुई, ये पूछेगा। फिर इसमें आपसे पूछ सकता है किस चरण में हुई, किस चरण में विलय हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, या चरण का नाम क्या था, चरण का नाम क्या था। मत्स्य संघ में विलय हुआ है कि व्रत राजस्थान में हुआ है कि पूर्व राजस्थान में हुआ है कि संयुक्त राजस्थान में हुआ है कि राजस्थान में हुआ है कि, इस प्रकार से 19 रियासतों में आपके क्या आ सकता है? नाम, राजा, 4 राजा, 4 रियासतें, बेमेल, कब तो तारीख और सन, किसके साथ, किसके बाद, किसके पहले, और किस चरण में विलय हुआ, उस चरण का नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है इन रियासतों में। कंप्लीट 19। अब हमको एक एक रियासत का समय याद रखना है, राजा याद रखना है, मतलब सब कुछ चीजें आपको याद रखनी है इसकी। कंप्लीट, समझ में आया? इन 19 से आपके कितने में क्वेश्चन बनता है? इतने दायरे में। आप इसको नोट कर लो एक बार, ये आपको दायरा बता रहा हूं मैं कि कौन से दायरे से क्या क्वेश्चन बनता है, इसको नोट करो। फटाफट, ताकि आपको दायरा पता लग जाएगा, दायरा पता लग जाएगा तो हमको ये पता लग जाएगा याद क्या क्या करना है, हमको कैसे करना है। कर लिया नोट? फटाफट करो, इतना वक्त नहीं लगता है, तुमको बहुत दूर जाना है।
हो गया भाई, बड़े आगे, लिख लो लिख लो लिख लो फटाफट। अब रियासतों से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, तो मैंने दायरा आपको बता दिया है कि भाई ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ठिकानों की। ठीक है, ठिकाने कितने हैं? 3 ठिकाने हैं। सबसे पहले तुम ये देख लो कि ठिकाने, बताओ उन ठिकाने क्या होते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पूछेगा नहीं तुमसे ठिकाने क्या होते हैं। चलो सुन लो। होता क्या है कि राजा जो मेन होता है, राजा के बाद उसका बड़ा बेटा राजा, या जो भी युवराज हो, युवराज किसको बोलते हैं याद है? किसको बोलते हैं? राजा का बेटा नहीं, राजा के तो 5 बेटे, पांचों युवराज थोड़ी है, हैं? जो भावी राजा है वो युवराज है, मतलब उसके 5 बेटे हैं, 5 में सबसे बड़ा है, बड़ा काबिल नहीं है, बड़ा काबिल नहीं है तो क्या करेगा? दूसरा, दूसरा काबिल नहीं, तीसरा, तो जो तीसरा बेटा है वो युवराज है। आगे समझे? युवराज इन द सेंस राजा का बेटा नहीं, वैसे कह दो युवराज कोई दिक्कत नहीं है, बट ये राजा का बेटा नहीं, भावी राजा। ओके, एक तो दिमाग में बिल्कुल क्लीन रखो चीजें सारी की सारी। अगर मैंने जैसे वास्को डी गामा ने क्या खोजा, तो इंडिया उससे पहले नहीं था क्या? वास्को डी गामा ने इंडिया तक पहुंचने का रास्ता खोजा केवल। सही है गलत है? कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो। कोई पूछे इंडिया भारत वास्को डी गामा ने क्या खोजा है, हाँ कोलंबस ने अमेरिका खोजा है, क्योंकि उससे पहले अमेरिका के बारे में लोग जानते नहीं थे, लेकिन भारत को तो जानते थे। भारत तक पहुंचने का मार्ग चाहिए था उसको, तो वास्को डी गामा ने क्या खोजा है? भारत तक पहुंचने का मार्ग खोजा है। कंप्लीट कंसेप्ट दिमाग में क्लियर रखो बिल्कुल। युवराज कौन? भावी राजा। राजा का बेटा तो है, राजा के 6 बेटे, 10 बेटे, 15 बेटे, लेकिन जो आने वाला राजा है, जो अब राजा बनेगा, वही तो युवराज होगा। ओके, तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो। एक चीज, राजा जो बना वो तो ठीक है, राजा के बाद राजा के ने अपना 5 बेटों 4 बेटों में से एक को कह दिया कि अब तू राजा बनेगा, या उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। बाकी के 4 बेटे जो दूसरे हैं उनको जागीरें दी जाती थी। उनको क्या दी जाती थी? जागीरें, और उन जागीरों को ठिकाने कहा जाता था। ठीक है, जैसे महाराणा प्रताप जब वापस गद्दी पर बैठते हैं तो शक्ति सिंह का के साथ मिलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में तुम लोगों ने कहानी सुनी होगी कि भाई 4 मुगल महाराणा प्रताप के पीछे दौड़ रहे हैं, और बलीचा के निकट एक नाला पार करते हुए चेतक घायल अवस्था में था ही सही, क्योंकि उस मान सिंह के हाथी मर्दाना के सूंड पर लगे खंजर से उसका पैर जख्मी हो गया था, और बलीचा के निकट एक 20 फीट बताता है, कोई 22 फीट बताता है, वो नाला पार करते हुए चेतक की मृत्यु हो गई। 4 मुगल जो महाराणा प्रताप के पीछे थे वो आए, पर पीछे से उनके भाई शक्ति सिंह ने उनको देख लिया और चारों मुगलों को मारा और अपना घोड़ा उनको दिया, और दोनों भाई उस समय एक हो जाते हैं। तो जब महाराणा प्रताप गद्दी पर वापस बैठे हैं या पूरे मेवाड़ पर अपना अधिकार किया है, तो शक्ति सिंह जो उनका भाई है, क्योंकि उनके काना, कल्ला, जगमाल, इस प्रकार से 4-5 भाई थे, लेकिन शक्ति सिंह, काना, कल्ला हल्दी घाटी के युद्ध में मारे गए थे, जगमाल अकबर के पास चला गया था, और शक्ति सिंह भी अकबर के पास चले गए थे, लेकिन वापस आए तो दोनों भाई मिले। तो जब महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठते हैं तो शक्ति सिंह को 36 गांव देते हैं, जिसको 36 कोटड़िया कहा गया है। तो 36 कोटड़िया जो है वो उनकी क्या हुई? जागीर हुई, या उनके ठिकाने हुए। आगे समझ में? तो रियासतें तुमको मैंने बता दी, ठिकाने अब बता रहा हूं। ठिकानों में तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? पहला, नाम पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम 3 ठिकानों के नाम बात करते हैं। एक ठिकाना नीमराणा, ठीक है, एक ठिकाना कुशलगढ़, और एक ठिकाना लावा। ओके, इन तीनों ठिकानों में वो की वही चीजें पूछी जाएगी जो रियासतों में पूछी है। कब विलय हुआ, किसके साथ हुआ, पर इसमें एक्स्ट्रा और है। एक्स्ट्रा ये पूछा जाएगा नीमराणा ठिकाना कहां पर था, तो नीमराणा कहां था? अलवर में था।
क्वेश्चन पूछे तो इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ पे था, तो हमको खुद को पता है कुशलगढ़ कहाँ पे है, बांसवाड़ा में है, और बांसवाड़ा में है, ठीक है। लावा ठिकाने पे क्वेश्चन यह बनता है कि लावा ठिकाना जब विलय हुआ तब वो था जयपुर में। कहाँ था, जयपुर में, लेकिन वर्तमान में वो कहाँ पे है, टोंक। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है आपके कि लावा ठिकाना उस समय कहाँ था, जब विलय हुआ था जयपुर में। अब सुनो, नीमराणा कब मिला, तो हमको नीमराणा की डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब अलवर मिला तब नीमराणा मिल गया। कुशलगढ़ कब मिला, तो बांसवाड़ा मिला जब कुशलगढ़ मिला। और लावा कब मिला, तो जयपुर मिला तब लावा मिला। राजा वाजा सब पूछे जाएंगे, पर लावा वर्तमान में कहाँ पे है, तो टोंक में है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो जो मैंने रियासतों के साथ लिखा है वो सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके अलावा ये चीजें और पूछी जा सकती है, ये नोट कर लो फटाफट। या नोट। अब बात करते हैं, लिख दिया ये, बड़े आगे, लिखो लिखो फटाफट लिखो। हम तू कहाँ गया था आज, कहाँ गया था, शादी में है? अच्छा, काय का गोद भराई का बेबी शावर, बेबी शावर आजकल ये भी बड़ा जानदार करते हो, बेबी शावर ने बच्चा हो गया तो 2 महीने का हो गया तो आलून कांदे रख दिया, 2 मंथ कंप्लीट, ठीक है। और जैसे शादी हो गई ने 1 महीना हो गया तो शादी का 1 माह कंप्लीट, मतलब उनको शक है कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या पता है। कैसे, वो कैसे होता है, सोच ले। है प्री वेडिंग वाला कंसेप्ट जोरदार चालू हुआ, प्री वेडिंग वाला, ठीक है ना। मतलब ऐसी जगह का फोटो डालते हैं, जिंदगी में कहीं गए नहीं होंगे पर फोटो डाल देंगे उसका, जिंदगी में कहीं नहीं गए होंगे पर, और फिर दूसरे लोग रखते भी है 5 डे एगो, 7 डे एगो, मतलब समझ में नहीं आता दुनिया कहाँ जा रही है, ठीक है। और कई लोगों ने तो आजकल क्या है, कई समाज ने तो आजकल प्री वेडिंग पे तो कंट्रोल करने की बात चल रही है। प्री वेडिंग जो फोटोशूट होते हैं यार, एक चीज देखो, जिसकी शादी का रोमांच देखने लोग आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी फोटो खिंचा रहे हैं पहले से। जिसकी शादी का रोमांच देखने के लिए लोग आ रहे हैं और यार 2 लोगों का मिलन होगा तो वो तो ऑलरेडी पहले से फोटो उनके तो स्क्रीन पे चल रहे हैं। क्या भाई, आदमी जब गेट पे घुसता है तो क्या होता है, स्क्रीन लगी रहती है बड़ी बड़ी, स्क्रीन पे क्या होता है, वही होता है कि मतलब समाज की ओर जा रहा है, किसी का वो कुछ नहीं है, ठीक है। चल रही है गाड़ी बस कुल मिला के, ठीक है ना। नए नए तरीके हो गए बर्थडे मनाने के, कार की डिक्की में बर्थडे मन रहा है ना तो ये क्या है, कल्चर है नया। हम क्या है याद है, काले अंग्रेज है क्योंकि सोच हमारी कैसी, अंग्रेज जैसी, कलर हमारा कैसा, भारतीय जैसा, ठीक है, काले अंग्रेज। एनीवे, अच्छा है। ठिकानों में तुम्हारे ये 4-5 का क्वेश्चन बन सकते हैं। कब विलय हुआ, तो अलवर जब मिला, नीमराणा मिल गया, बांसवाड़ा जब मिला, कुशलगढ़ मिल गया, जयपुर जब मिला, लावा मिल गया, अभी कहाँ पे, टोंक में, ठीक। फिर बात करते हैं हम एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश, और वो था कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, आज भी आप अजमेर में जाना, अंग्रेजी कल्चर है वहां पर, ठीक है ना। और आपको प्योर अंग्रेजी कल्चर देखना हो तो मेयो कॉलेज में चले जाओ। मेयो कॉलेज देखा किसी ने, मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज देखा। प्योर अंग्रेजी कल्चर देखना हो तो आप वहां पे जाओ, वहां की जो मतलब हर चीज अंग्रेजों जैसी लगेगी आपको, अजमेर की, ठीक है ना।
तो ये जो अजमेर मेरवाड़ा था ये चीफ कमिश्नरी प्रदेश था। ये डायरेक्ट जब राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी 1835 में, उस समय राजपूताना रेजिडेंसी का गठन किया गया 1932। ओके 35 नहीं 32 में एक लाइन लिख दो। राजपूताना रेजिडेंसी का गठन 1932 में किया गया। में किया गया और उसी समय अजमेर को इसका मुख्यालय बनाया गया। अजमेर को इसका मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, देखो अजमेर को मुख्यालय बनाया गया। अजमेर एक पद सृजित किया गया जिसको बोलते हैं एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक, तो एजीजी का कार्यालय है या अजमेर जो है वो डायरेक्ट अंग्रेज उसको वो करते थे, शासित करते थे। वो किसी राजा महाराजा के अधीन नहीं था। तो ये अजमेर जो है वो डायरेक्ट अंग्रेजों के अधीन था, इसीलिए इसको चीफ कमिश्नरी प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, और वहाँ पे आज भी कल्चर, मैंने तुमको बताई थी चाय वाली कथा, कि चाय अलग पिए, दूध अलग पिया, 3 दिन बाद पता लगा कि इसको मिक्स करके पीना है। ठीक है, अब हंसी भी आए और लोगों को क्या बताओ यार कि कोई ऐसे कैसे किया गया, दूध ही पिला रहे हैं यार। ठीक है, बाद में पता लगा। और बिल्कुल आप देखो, मतलब जो उनका ब्रेकफास्ट है, जो लंच था, जो डिनर था, बिल्कुल संतुलित कह सकते हो आप उसको। उसी कार्यक्रम में हम टूर्नामेंट गए थे टेनिस का, उसी टेनिस टूर्नामेंट में हम बीकानेर गए। 2 साल पहले हम अजमेर गए थे और इस साल हम बीकानेर गए। तो बीकानेर का बिल्कुल सिस्टम अलग, वहाँ खाने में मीठा ही मीठा, वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। मतलब जो आपको ब्रेकफास्ट मिल रहा है वो ये मायने नहीं रख रहा है कि ये आपके लिए हेल्दी है कि नहीं है, लेकिन अजमेर वाला ब्रेकफास्ट क्या था, मायने रख रहा था, हेल्दी है। दलिया देना या, और टाइम हो गया खाए हुए, याद भी नहीं रहा क्या क्या खाया, लेकिन दलिया मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मॉर्निंग का दलिया। और टाइम टू टाइम बिल्कुल 7 PM क्लॉक खाना मिल जाएगा वहाँ पे, आप वहाँ डिनर कर लो ताकि 2 घंटे आप घूम लो। ये मतलब पूरा का पूरा अंग्रेजों का सिस्टम अजमेर में। बीकानेर में ठेठ मारवाड़ी सिस्टम पूरा। ठीक है, जलेबी 3 दिन जलेबी, ठीक है ना, और जलेबी तो फिर जलेबी है। अब देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन अगर सीधा सीधा आया कि राजस्थान में चीफ कमिश्नरी प्रदेश कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा, ऐसा कोई क्वेश्चन बनना है नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी बन जाए तो सरल क्वेश्चन की गिनती में आने लग जाएगा। और सरल क्वेश्चन जो होता है ना, वो पेपर की 12 बजा के रखता है। सरल क्वेश्चन नहीं आने चाहिए पेपर में। सरल क्वेश्चन आया मतलब गधे घोड़े समान, जिसने पढ़ाई की है वो भी और जिसने नहीं पढ़ाई की है वो भी। मतलब ये देखो कि 7-8 महीने की पढ़ाई पढ़ने के बाद मैंने फॉरेस्ट का एग्जाम दिया और 50 क्वेश्चन में से 46 क्वेश्चन राइट किए, फिर भी नंबर नहीं आया हो, क्योंकि मेरिट गई थी 47 पे। क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने गलत किया था, राजस्थान में चीते कहाँ पाए जाते हैं वो वाला, और राजस्थान में मैंने बताया था तुम लोगों को, है ना। और मेरे भाई ने वो पेपर दिया, मेरे भाई ने किताब को खोले हुए 5 साल हो गए होंगे, उसने वो पेपर दिया और उसके 42 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। मेरे 46 हो रहे हैं, उसके 42 हो रहे हैं। मैं 8 महीने से पढ़ रहा हूँ, मैंने क्या तीर मार लिया पढ़ के। वो पेपर पढ़ के 42 क्वेश्चन राइट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत, क्वेश्चन का लेवल या पेपर का लेवल ऐसा था कि कोई भी उसको कर सकता है। तो कोई भी उसको कर सकता है तो फिर हमने इतनी तैयारी की, उसका मतलब क्या है। पेपर कैसा आना चाहिए, कठिन, कठिन से कठिनतर, ताकि जो डीप लेवल की तैयारी करे उसका नंबर आ जाए। जो वास्तव में तैयारी करे, क्रीम निकालनी है गवर्नमेंट को, तो क्रीम निकालनी है गवर्नमेंट को, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा। अक्सर क्या होता है, अरे पेपर बना दो, अपने क्या करना, जितने मेरिट में आएंगे आ जाएंगे। पर पेपर का लेवल जानदार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्राम सेवक का पेपर था, 38 नंबर वाले का ग्राम सेवक बन गया, 38 नंबर। 2013 RS प्री, खतरनाक पेपर, खतरनाक ऐसा पेपर। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड 2014, ऐसा पेपर, हवा नहीं लगे लोगों को।
इस प्रकार के पेपर आते हैं ना तो मजा आता है। लेवल अगर कर दिया डाउन तो मतलब नहीं निकलता, जिसने पढ़ाई की है वो भी हो जाएगा ना। फिर भी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपके बिल्कुल सरल क्वेश्चनों की गिनती में आएगा, स्टूपिड क्वेश्चन कह सकते हैं जिसको, ठीक है। पर क्वेश्चन डीप आएगा तो यूं पूछेगा वो कि ऐसे चीफ कमिश्नरी प्रदेश भारत के लेवल पर कितने थे, इंडिया के लेवल पर कितने थे, ये ध्यान रखना। तो भारत के लेवल पे ऐसे चीफ कमिश्नरी प्रदेश थे 4, ठीक है। 4 कौन कौन से थे? तो एक था ए, एक था बी, एक था सी और एक था डी। ए फॉर अजमेर मेरवाड़ा। ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है ना, ये क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। आपने पता हो तो कहीं पढ़ा हो रहा, लोक देवता में तेजाजी पढ़े हो तो, कि तेजाजी महाराज मेर के मेणाओं से लाछा गुजरी की गायों को छोड़ाते हुए घायल हो गए थे और उसके बाद गए तो सांप ने डसा उनको। तो मेर के मीणा, कुछ गाइडों में आमेर के मीणा लिखा हुआ वो गलत है, मेर के मीणा तो अजमेर क्षेत्र वाले मीणा, ठीक है ना। तो एक तो अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, तीसरा है कुर्ग, चौथा है दिल्ली। ओके, ऐसे कुल भारत में कितने चीफ कमिश्नरी प्रदेश है? तो 4 हैं। 4 के नाम आप लोगों को बता दिए मैंने, ABCD, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अब और अगर आगे डीप जाएगा वो तो पूछेगा ऐसा चीफ कमिश्नरी प्रदेश जो वर्तमान में हिंदुस्तान में नहीं है, तो कौन सा? बलूचिस्तान। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है बलूचिस्तान, ठीक है ना। पाकिस्तान का बलूचिस्तान लगभग 44% एरिया है। बलूचिस्तान क्या है? 44% एरिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल यहाँ पर है, इसीलिए चाइना जो सी पैक हुआ ना, सी पैक जानते हो सी पैक क्या है? सी पैक बोलते हैं उसको, ठीक है। चाइना पाकिस्तान, कौन सा कॉरिडोर बोला है उसको? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, सी पैक का नाम दिया है उसको। चाइना और पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो गया है चाइना से लगा के और पाकिस्तान तक आया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका हिस्सा जो है ना वो बलूचिस्तान से निकला है। चाइना चाहता है कि बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर कब्जा किया जा सके, पाकिस्तान के रिसोर्सेज पर कब्जा किया जा सके। क्या मानते हो आप लोग, ये जो पाकिस्तान की अभी जो स्थिति है उस पर कई हद तक जिम्मेदार ये सी पैक है, क्योंकि पाकिस्तान को क्या है, केवल लोन लेके जीने की आदत पड़ गई है। कभी वो मुद्रा इससे लेगा, चाइना से ले लेगा, लोन ले लेगा, कभी IMF से ले लेगा, कभी अमेरिका से ले लेगा सहायता। तो इस प्रकार से क्या है, उसने अपने आप को स्टेबल नहीं किया, चाइना ने अपने आप को स्टेबल किया। देखो हम भी चाइना के बराबर हैं लगभग, लेकिन चाइना ने किस पे ध्यान दिया याद है? मैन्युफैक्चरिंग पर, प्रोडक्शन पर। और हमने किस पे ध्यान दिया? सेवाओं पर, सर्विस पर। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? स्थायी होती है। जैसे मच्छर मारने का रैकेट चाइना का ही आता है, इंडिया का देखा अब आने लगा हो तो बात अलग है, मच्छर मारने का रैकेट है, ठीक है। तो ऐसी चीजें चाइना ने ही बनाना चालू किया। और प्रोडक्शन पर वहां पे एक एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है कि 8वीं या 9वीं क्लास के बाद बालक की जो झुकाव है वो देखा जाता है, बालक का इंटरेस्ट देखा जाता है कि किस ओर बालक जा रहा है, तो फिर उसी क्षेत्र में डालते हैं। और हमारे यहाँ तो 1 से लगा के 10वीं तक तो आपको एक जैसा ही पढ़ना है। अब जो शिक्षा नीति नहीं आएगी उसके अंदर आप बेसिक शिक्षा और इसका और इनपुट देखना, पर अभी जो शिक्षा नीति है वो क्या बनाती है? बाबू ही बनाती है। अभी वाली शिक्षा नीति क्या बनाती है? बाबू बनाती, बाबू, ठीक है, लिपिक, क्लर्क। हम क्या करते हैं? अभी की शिक्षा नीति क्या है याद है? एज ए स्पंज है। स्पंज क्या है? स्पंज। स्पंज का गुण क्या होता है? पानी को सोखता है वो। तो हम क्या करते हैं कि पूरे साल उन किताबों से सोखते हैं और बाद में एग्जाम की कॉपी में निचोड़ के ना वापस आ जाते हैं।
कॉपी से हमने बुक से सोखा और क्या किया, किताबों में उस नोटबुक में या पेपर की कॉपी, एग्जाम की कॉपी में हमने निचोड़ दिया, यहाँ से उठाया वहाँ डाला, लेकिन जो हमारा स्पंज रूपी दिमाग है वो तो खाली है, क्योंकि यहाँ से उठा के वहाँ डाल दिया है, वो तो खाली रह गया है। कि उसमें क्या है, कुछ नहीं है। अगर वहीं पर हम कोई व्यावसायिक शिक्षा सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मटके बनाना सीख रहे हैं, क्या सीखा, मटके बनाना, ठीक है, हमने पढ़ाई पूरी करने के बाद और कुछ नहीं किया तो मटके बनाना तो याद है हमको। एक व्यवसाय चालू किया जा सकता है। हर आदमी आज नौकरी की ओर दौड़ रहा है, हर आदमी नौकरी की तरफ दौड़ रहा है। कारण प्रोडक्शन हमने किया ही नहीं है, हमने सेवाएं स्थापित की है। जब हम प्रोडक्शन लाइन में आ जाएंगे, देखो सेवाएं स्थायी नहीं होती है। पहले कंप्यूटर के फील्ड में इंडियन लोगों का एकाधिपत्य था, अब नहीं, अब कम पड़ता जा रहा धीरे धीरे। अब नॉर्वे, स्वीडन ये लोग आ रहे हैं। मे भी पॉसिबल, अभी भी कई अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज जो हैं वो इंडियन हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में ये जो बदलाव है देखना। अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो मेक इन इंडिया चालू किया है और उसके अलावा जो नया नए जो रोजगार या इनोवेशन जो लोग कर रहे हैं उनको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, ताकि यहाँ पे प्रोडक्शन हब है। चाइना प्रोडक्शन हब है, हमको प्रोडक्शन नहीं आता है। और एक और चीज, चाइना में लेबर सस्ती है, लेबर सस्ती है, और हमारे यहाँ लेबर महंगी है। वहाँ लेबर सस्ती कैसे है, लेबर सस्ती कैसे है वहाँ पे, आदमी तो वही है। नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि जो कैदी हैं, कैदी, उन कैदियों से काम करवाया जाता है और बदले में उनको क्या दिया जाता है, केवल खाना दिया जाता है। तो वो लेबर जो है, वो लेबर तो जीरो है, लेबर जीरो। पहले उन कैदियों को स्किल्ड किया जाता है, स्किल्ड करने के बाद उनको काम करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस माल को डंप किया जाता है किसी और देश के मार्केट में। और डंप करने के बाद उस देश, मान लिया कोई चीज़ सस्ती आ रही, लोग सस्ती खरीदेंगे, डंप कर दिया, खत्म हो गई बात, वो देश खत्म हो गया जिस देश पे डंप किया वो। और हमारे यहाँ पे कैदियों को क्या किया जाता है, वीआईपी सुविधा दी जाती है, एसी, फ्रिज, ठीक है, अच्छे अच्छे कैदी जिनको एसी फ्रिज दिया जा रहा है ने, उनके अलग कोटेज है, मतलब एक प्रकार से वो ऐश करते हैं वहाँ पे। काम वाला सिस्टम कम है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, इन कैदियों को भी क्या करना चाहिए, काम में लगाना चाहिए, या कुछ नई पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे लोग और ज़्यादा प्रोडक्शन के अंदर जाए और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जा सके। कॉस्ट, किसी भी चीज़ को सस्ता देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो उसकी वेराइटी डाउन करनी पड़ेगी, क्वालिटी डाउन करनी पड़ेगी, या उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना पड़ेगा। तो क्वालिटी अगर कम करोगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, मार्केट में चीज़ फेल हो जाएगी। आप उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर सकते हो, वो कैसे किया जा सकता है वो देखना है। एनीवे, फिर लिखो क्या था, ये हो गया। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, एक मात्र जो चीफ कमिश्नरी प्रदेश है जो हिंदुस्तान से बाहर है, बलूचिस्तान 44% है। आने वाले दिनों में हो सकता है हमको ये देखना मिले कि बलूचिस्तान नया देश बन गया हो, क्योंकि वहां भी विद्रोह चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, आपके 19 रियासतें हो गई, 3 ठिकाने हो गए, एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश, कितने हो गए टोटल, 19 और 3, 19 और 3 और एक। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए एकीकरण के दौरान कितनी इकाइयां थी, तो 23 सही होगा। रियासतें 19, 3 ठिकाने, एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश, कितनी इकाइयां हो गई, 23। लिख लो एक लाइन, एकीकरण के दौरान 23 इकाइयां थी, 23 इकाइयां थी, कंप्लीट, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।